हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आरोह भाग 2 क्लास 12 के बच्चों का सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बेसिस पे। तो आज मैं इस क्लास में लेके आई हूँ काव्यखंड पाठ 6 शमशेर बहादुर सिंह। इनकी एक कविता आपके पाठ्य पुस्तक में आई है, किसके नाम से? उषा। उषा किसे कहते हैं? सूर्योदय के समय का जो काल होता है, जब सूर्योदय होता है, नहीं सनराइज जब होता है, तो उस समय का जो काल क्या कहलाता है? हमारा उषा काल। तो इस कविता में भी उसी का वर्णन है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, कविता परिचय एवं उसकी व्याख्या और फिर प्रश्न अभ्यास। तो चलिए नाउ स्टार्ट कवि परिचय से। शमशेर बहादुर सिंह जो आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तराखंड में हुआ। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माता का नाम प्रभुदेई था। इनकी पत्नी धर्मवती देवी जी थीं, जिनका एक मार्मिक प्रसंग, मार्मिक दुख 6 वर्षों के बाद, सहजीवन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। कैंसर जैसे असाध्य रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई, जिन्होंने इनके जीवन में बहुत उथल पुथल मचाई और बहुत वर्षों के बाद वो अपने आप को संभाल पाए। इनकी भाषा हिंदी एवं उर्दू थी। इन्होंने दोनों भाषाओं में रचनाएं की है और शमशेर बहादुर सिंह जी को हिंदी और उर्दू की भाषाओं के सेतु के रूप में भी जाना जाता है, पुल जिसको कहते हैं, नहीं मिलाने के लिए के बारे में के भी जाना जाता है। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई और ये पेशे से कवि, लेखक और संपादक भी रहे। इनकी विधाएं इन्होंने हिंदी के निम्न विधाओं में लिखा: कविता, कहानी, संपादन और आलोचना। इनकी प्रमुख रचनाएं, कुछ कविताएं 1956, कुछ और कविता 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने पास अपने 1980, बात बोलेगी आप 1981, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो नाम से ही उनका पता चल रहा है कि प्रगतिशील धारा में जो नए नए प्रयोग किए गए, क्या कहते हैं, रचनाओं में और रचनाओं लिखने के माध्यम में उनके यहाँ क्या कहते विषय वस्तु से पता चल रहा है। नहीं, जो उस समय की जो समकालीन घटनाएं थी, उस समय की जो तत्कालीन घटनाएं थी, उन्होंने उस विषय वस्तु को अपनी रचनाओं में स्थान दिया, प्रमुखता से स्थान दिया और एक प्रखर कवि के रूप में हमारे सामने आए। उनके साहित्य में एक अच्छे योगदान के लिए और महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुए। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया, ताकि ये जो दोनों भाषाएं हैं, जो कि हमारे भारत में एक प्रमुख भाषा के रूप में है, दोनों का उत्थान हो सके। तो उन्होंने उसके शब्दकोश को निर्माण करने में उन्होंने संपादन का काम किया। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए: साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का तुलसी पुरस्कार 1977 में ही, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और कबीर सम्मान, ये प्रमुख पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए। उनका निधन 12 मई 1993 अहमदाबाद गुजरात में हुआ। तो ये शमशेर बहादुर जी का परिचय था और ये प्रगतिशील धारा में जो 3 कवियों की जो त्रयी श्रृंखला बनी थी, त्रय स्तंभ के रूप में, इनमें भी इनका नाम प्रमुखता से आता है। नागार्जुन के साथ नागार्जुन, शमशेर बहादुर और केदारनाथ अग्रवाल के साथ भी इनको तीनों स्तंभ के रूप में याद किया जाता है, जाना जाता है। तो ये एक प्रखर, इस धारा के प्रखर व्यक्तित्व और रचनाकार के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। ये इनका परिचय था। अब चलिए इनकी कविता परिचय। उषा, इनका जो लिखने की जो शैली थी, वह हमारे आसपास के घटनाओं से संबंधित हुआ करती थी। इसका क्या मतलब हुआ? यानी वो
प्रगतिशील धारा में नए नए जो प्रयोग किए गए, तो हमारे शैली में भी प्रयोग किए गए। जो कविता लिखने की शैली थी और विषय वस्तु, उसमें भी बहुत सारे प्रयोग किए गए। तो इन्होंने अपनी कविताओं में ऐसे ऐसे विषय वस्तु को लाया जो हमारे आसपास की घटनाएं हुआ करती थी, आसपास के जो परिवर्तन थे वो हुआ करते थे। तो उषा जो एक मतलब सुबह का जो काल होता है, उनको उन्होंने एक मतलब सूर्योदय के रूप में सिर्फ नहीं लिया, यानी एक जो सूर्योदय होता है, हर दिन की जो सुबह आती है, सूर्य का काल जो होता है, सूर्योदय का जो काल होता है, वह एक नई चेतना लाता है, एक नई उमंग लाता है, एक नई शुरुआत के साथ। इसमें उन्होंने ऐसा संकेत दिया है और ऐसा संदेश दिया है हमें कि हमें हर रोज़ हर दिन जो स्वागत करना चाहिए सूर्योदय का। जैसे सूर्योदय एक नए रूप में आता है, आप ये नहीं सोचिए वो तो रोज़ की घटना है, नहीं, हर सुबह एक नई पहल को लेके आता है। तो हर दिन एक नई पहल के साथ खुद को तैयार रखना चाहिए। तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से हम देखें। आइए बच्चों, अब कविता परिचय के माध्यम से और इसकी पंक्तियों के माध्यम से हम देखें कि यहाँ पर कौन सा रूप प्रस्तुत ये कर रहे हैं। तो हमने देखा कि शमशेर बहादुर सिंह विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि हैं, नहीं, और इनकी पहचान भी इसी से बनी गई है। प्रयोगवादी जितनी भी कविताएं हुई, जो प्रयोगवादी जो 1943 से इसका प्रारंभ माना जाता है, कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग किए गए। इसमें नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने, यहाँ तक कि पुराने उपमानों को भी एक नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास लेखकारों ने और रचनाकारों ने किया, जो प्रयोगवादी कवि थे, और अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बनाया। छोटी छोटी बातों को उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में स्थान दिया कि यानी नए प्रयोग क्या थे। जो पहले क्या कहते हैं, कल्पनाओं के माध्यम से, छायाओं के माध्यम से कविताएं लिखी जाती थी, तो जितने भी प्रयोगवादी कवि हुए, उन्होंने ऐसे विषय वस्तु को उठाया जो आसपास की घटनाओं में घटित हो रही हो और जो हमारे जीवन का हिस्सा हो। जैसे इनकी जो कविता सूर्योदय उषा है, वह सूर्योदय के ठीक पहले के पल का परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। इसमें उन्होंने सीधे साधे अर्थों में क्या कहते हैं, इस कविता को लिखा है। और ये ऐसे कवि हैं जो बिंबों का प्रयोग अपनी कविताओं में करते हैं। इन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता उनका एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करती है जो कि प्रयोगवाद में किए गए कविता का नया प्रयोग हो। नहीं, कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा है। यानी कि जो सुबह हो रही है, वह सिर्फ वह देखकर चुप होने वाले इंसान नहीं है, उससे वह एक नया संदेश ढूंढकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं, क्या कि यह जो आसमान में जो गति हो रही है, ये जो भोर की गति हो रही है, वह जीवन को एक नया संदेश दे रही है कि सूर्योदय के साथ साथ जीवन परिवेश की कल्पना करते हैं, ये जो गांव की सुबह से जुड़ता है। नहीं, वहाँ आप कविता में देखिएगा सिलसिला लोढ़ी जिस पे मसाला पीसते हैं, यह राख से लिपा हुआ चूल्हा जो गांव में आज भी बड़े सुंदर तरीके से रखा और चलाया जाता है। और गांव के बच्चे आज भी सुबह सुबह क्या कहते हैं, एकदम भोर पहर में स्लेट ले लिए लिखने बैठ जाते हैं। ओ ककहरा लिखने की परंपरा आज भी गांवों में बनी हुई है। तो उसी का ये चित्रांकन एक नए तरीके से कर रहे हैं। ये कितनी साधारण सी बात है, लेकिन उन्होंने इस विषय वस्तु को भी अपने कविता में स्थान दिया और जो यथार्थ है गाँवों का, जिसको बहुत ही सौंदर्य रूप में वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए अब कविता की पंक्ति में हम देखें कि कौन सा रूप यहाँ पर हमारे सामने दिख रहा है। उषा
प्राप्त नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। नहीं, यहाँ पर प्रात नभ का मतलब सूर्योदय से तुरंत पहले का, थोड़ा पहले का ये रूप दिखाई दे रहा है कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। हाँ, अभी प्रातःकाल का समय है, वह कैसा प्रतीत हो रहा है? नीला शंख जैसा, बहुत नीला शंख जैसा दिख रहा है, जैसे भोर का नभ हो। यानी नभ का, आकाश का जो रंग है वह नीले शंख के समान है। और कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे भोर का नभ हो। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और उस समय जो गाँवों का परिदृश्य वो दिखा रहे हैं कि जब सूर्योदय होने वाला रहता है तो गांव में उसी समय काम, अपने दैनिक क्रियाकलाप के लिए हलचल मच जाती है। महिलाएं क्या कहते हैं, चूल्हे को लीप कर जो दैनिक क्रिया है, भोजन बनाने का की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने के क्रम में चूल्हा लीपती है, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी भोजन बनाना है। क्योंकि उनके जो क्या कहते हैं जेंट्स पर्सन है, यानी जो पुरुष हैं, वह खेतों में काम करने जाएंगे या मजदूरी करने जाएंगे। गांव में लगभग ऐसा ही रूप दिखाई पड़ता है। तो महिलाएं सुबह सुबह चूल्हे को, जो मिट्टी का बना होता है, उसे लीप कर, और चौका किसे कहते हैं, मतलब किचन के भाग को, रसोई घर के भाग को कहा जाता है, जहाँ पर खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पर उसको लिपा जाता है। कच्चे मकान होते हैं और गाँवों में क्या कहते हैं, मुख्यतः जो रसोई का स्थान होता है वह कच्चा ही होता है, पक्का नहीं होता। तो उसको लीप कर सुंदर से साफ किया जाता है, अच्छे रूप में उसको लीप कर शुद्ध किया जाता है। बहुत काली सिल जरा से लाल क्या कहते हैं केसर के जैसे धुल गई हो। और क्या कहते हैं, यहाँ जो शिला लोढ़ी जिस पे मसाला पीसते हैं, वह जो थोड़ा सा लाल पत्थर से बनी हुई है उसे धोया जाता है। क्योंकि आज भी गांवों में मसाला पीसने के लिए लोग सिले लोढ़ी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हाथ से पिसा हुआ मसाला वो व्यंजन को स्वादिष्ट बनाता है। और गांव में आज भी परंपरा है कि इन छोटे छोटे चीज़ों से खुद को स्वस्थ रखा जाता है। क्योंकि गांवों में महिलाएं क्या कहते हैं, नॉर्मली वो एक्सरसाइज और जिम नहीं जाती। तो इन दैनिक क्रियाकलापों से उनके मन में यह है कि एक ही स्वस्थ रहने की भावना उनके अंदर होती है, और ये छोटे मोटे काम वह खुद हाथ से ही करना पसंद करती हैं, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी बना रहे। आगे की पंक्तियाँ, स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। और गाँवों में बच्चों की पढ़ने की जो परंपरा है, आज भी माएँ काम करते हुए छोटे छोटे बच्चों को आंगन में बरामदे पर बिठाकर स्लेट देकर बिठाती है, और पढ़ाई का शुरुआत कहरे से और आके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने बैठाती हैं। और ताकि जो सूर्योदय है, कहा जाता है कि सूर्योदय के समय का, ये उषा काल का जो समय होता है, हर काल से श्रेष्ठ होता है। उसमें किया कोई भी काम हमें आगे के पथ पर आगे बढ़ाता है, जीवन पथ पर आगे बढ़ाता है। तो गांव की जो महिलाएं हैं, उन्हें यह टूट विश्वास है कि इस समय अगर पढ़ाई की शुरुआत की जाए छोटे बच्चे को, तो उनके मन में एक क्या कहते हैं, अनुशासन की भावना भी आती है, और पढ़ाई के प्रति ललक भी बढ़ती है, और उनके याददाश्त भी तेज होते हैं। तो ऐसा रूप दिखाई पड़ रहा है। और इन उदाहरणों के माध्यम से कवि हमें एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं, नहीं, छोटे छोटे उदाहरणों से, कि यह सब करने से जो हम पुरानी परंपरा थी उसको भी जिंदा रखा जा सकता है, और एक स्वास्थ्य नियम, एक अच्छा अनुशासन और एक नियम अपने जीवन में लाया जा सकता है, जो गांव में आज भी है। नहीं, लोग सुबह सूर्योदय से पहले उठकर इन सब कामों की तैयारी करते हैं। आगे, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और वहाँ गांव में परंपरा है कि वहाँ जो क्या कहते हैं, नदियों के जल, कोई नदी हो गांव के आसपास, या कोई झील हो या तालाब हो, तो प्रातः ही स्नान करने के लिए वहाँ लोग जाते हैं। वहाँ के जितने भी पुरुष हैं, खासकर पुरुष और महिलाएं भी दोनों उषा काल में ही नहाना पसंद करती हैं। उनके मन में ये आस्था होती है कि उषा काल में स्नान करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, और ये शुद्ध स्नान मानते हैं। उस काल का स्नान भी क्या होता है, अपने आप में एकदम शुद्ध और
अनुपम होता है। तो इस उदाहरण से भी कवि यह बता रहे हैं कि सुबह का स्नान करना, उषा काल में स्नान करना सर्वोत्तम है, नहीं। और जिसका पालन गाँवों में होता है, आज भी होता है। और वहाँ के जो लोग हैं कहीं जिम या विशेष जो हम लोग करते हैं, शहरवासी जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या और भी टहलने वहलने का काम करते हैं, यह सब क्रियाकलाप गाँवों में दैनिक क्रियाकलाप के साथ ही जुड़ा होता है और वहाँ के लोग स्वस्थ होते हैं। तो जैसे जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और ये सब क्रम होते होते क्या होता है, सूर्य के उगने का समय आ जाता है और सूर्य धीरे धीरे उग जाता है और उषा का अंत हो जाता है। उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यानी ये उषा काल किसे कहा जाता है, सूर्योदय से पहले का समय, पहले का जो समय होता है उसे उषा काल कहते हैं। तो अब ये जादू टूट गया है, अब सूर्य उग रहा है, सूर्य ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर पंक्ति के माध्यम से बड़ा ही सुंदर बिंबों का प्रयोग करते हुए हमारे शमशेर बहादुर जी इस कविता को हमारे सामने लेके आए। हमारी जो इसको हमारे पाठ में भी शामिल किया गया। एक नया मतलब कि एक अध्याय हमने देखा कि क्या कहते हैं, कैसे किस रूप में मतलब कि एक हमारे सामने घटित घटना को भी कितना सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है और एक अच्छा संदेश भी हमें इससे प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अब अभ्यास की तरफ हम चले। अभ्यास बहुत ही छोटा है, इसमें विशेष प्रश्न उत्तर का समावेश नहीं किया गया है। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपके लिए करने के लिए छोड़ा गया है। तो चलिए अभ्यास की तरफ। कविता के साथ पहला, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र है। तो अभी कविता की व्याख्या में हमने देखा कि जितने भी उपमानों का प्रयोग किया गया है वह सब उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील का शब्द चित्र का वर्णन करती है। इसका जो शब्द चित्र है उसी का वर्णन करती है। जैसे राख से लिपा हुआ चौका, नहीं तो आज लिपने का काम गाँवों में होता है। लोग मिट्टी से, गोबर से अपने रसोई घर को लिपते हैं और क्या कर राख से क्या कहते हैं, सामने जो रूप दिख रहा है वह कहाँ का दिख रहा है, गांव का दिख रहा है। आगे, बहुत काली सिल जरा से लाल के जैसे धुल गई हो, यह भी गांव का परिदृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि गांव में आज भी सिले लोढ़ी पे मसाले पीसे जाते हैं। और ये स्लेट और लाल खड़िया का प्रयोग जो उन्होंने दिखाया है, स्लेट पर यह लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर अदृश्य रूप दिखाई पड़ रहा है, क्या करें कि छोटे छोटे बच्चे जैसे शब्द चित्र खींचा जा रहा है कि स्लेट पर लाल खड़िया से कुछ लिखते नजर आ रहे हैं। ये तीनों पंक्तियाँ जो आई है वह उषा कविता की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। ठीक है। दूसरा, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। यहाँ पर उषा काल का वर्णन है। उषा काल में कुछ बिंबों के प्रयोग से क्या कहते हैं, इस कविता को सार्थक बनाया गया है। नहीं, अपनी जो विषय वस्तु है उसको सार्थक बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, नई कविता में जो प्रयोग हुए हैं, नए नए प्रयोग हुए हैं, वह अपने आप में नया है। इससे पहले की जो कविताएं लिखी जाती थी उसमें क्या कहते हैं, नियम और आबद्ध थे। वो उसमें छंद के रूप में लिखे जाते थे, दोहे के रूप में लिखे जाते थे, और हिंदी में भी अगर लिखे जाते थे तो उसका मतलब कि पंक्ति कुछ और, उसका जो अर्थ होता था छायावादी रूप में होता था या फिर विशेष अर्थ में होता था। लेकिन नई कविता में छोटे छोटे क्या कहते हैं शब्दों का प्रयोग किया गया और कोष्ठक और जो विराम चिन्ह है उनके माध्यम से छोटे छोटे पंक्तियों को भी एक विशेष अर्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया, एक नए प्रयोग किए गए। नहीं, जैसे कि यहाँ पर राख से लिपा हुआ चौका, उषा काल का वर्णन हो रहा है। राख से लिपा हुआ चौका यहाँ पर अभी गीला पड़ा है, यानी कि उसे अभी अभी लिपा गया है।
ये कोष्टक में जो शब्द आए हैं ये विशेष अर्थ दे रहे हैं कि जो चौका जो लीपा गया है अभी अभी लीपा गया है, यानी उषा काल में लीप कर चूल्हे चौके को तैयार किया जा रहा है ताकि उसमें भोजन बनाया जा सके और जो दैनिक क्रियाकलाप है गांव के लोगों का वह पूर्ण किया जा सके। तो यहाँ पर उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता का विशेष अर्थ यहाँ स्पष्ट हो गया है कि ये गांव की बात कही जा रही है और अभी गीला पड़ा है, यानी कि चूल्हे को अभी तुरंत लीपा गया है। ठीक है, आगे अपनी रचना। अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। यह आपके लिए है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि आप अपने परिवेश में जहाँ भी आप रहते हैं, गांव में, शहरों में, तो आप कुछ उपमानों का प्रयोग करते हुए, कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का वर्णन करिए। कि सूर्योदय को किसी उदाहरण से जोड़कर कि आहा सूर्योदय ऐसा लग रहा है, जैसे कि बहुत सारी कविताओं में रोली की थाली बताया जाता है, या फिर सूर्योदय के पहले और सूर्योदय का क्या समय है, उस बीच वो रूप आपको कैसा प्रतीत हो रहा है। सूर्यास्त हो रहा है तो उस समय का शब्द चित्र अपने शब्दों में खींचिए, उस समय का रूप कैसा होता है। ये खुद से ज़रूर करिएगा ताकि लिखने की जो शैली और क्या उसमें आपका उत्थान हो और आप किस अर्थ में में कितना शब्द भंडार है और किस रूप में आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, ये आपको बारे में अपने बारे में ये पता चलेगा और इससे आपका विकास होगा। आप सवारी मतलब खुद से करने के लिए आप सदारी यहाँ पर दिया गया है। कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं आपको करने के लिए, जिसमें सूर्योदय का वर्णन लगभग सभी बड़े कवियों ने किया है। प्रसाद की कविता बीती विभावरी जागरी और अज्ञे की बावरी अहेरी की पंक्तियाँ आगे बॉक्स में दी जा रही है। उषा कविता के समानांतर इस कविताओं को पढ़ते हुए नीचे दिए बिंदुओं पर तीनों कविताओं का विश्लेषण कीजिए और यह भी बताइए कि कौन सी कविता आपको ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। यहाँ पर उषा कविता आपके पाठ्य पुस्तक में है और 2 कविता यहाँ और दी जा रही है। एक आपकी किसकी दी जा रही है, जयशंकर प्रसाद जी की बीती विभावरी जागरी, इसमें भी सुबह का वर्णन है, सुबह के समय का वर्णन है। और अज्ञे जी की बावरा अहेरी, उसमें भी सूर्योदय के समय का वर्णन है। तो आपको तीनों कविताओं को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। शुद्ध हिंदी में है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर आपने पढ़ा और उसमें जो 3 पॉइंट दिए हैं उपमान, यानी तीनों कविताओं में किस किस उपमान का प्रयोग किया गया है ये आपको दर्शाना है। शब्द चयन, तीनों का जो शब्द चयन है वह कैसा है ये आपको दर्शाना है। और परिवेश, और तीनों कविताओं में किसका परिवेश है। जैसे उषा कविता में किसका परिवेश था, ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश था। तो इन 2 कविताओं में किसका परिवेश है, यानी तीनों का अलग अलग परिवेश भी आपको लिखना है। और फिर अंत में यह बताना है कि आपको सब क्या कहते हैं, तीनों में से कौन कविता अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी, तीनों की तुलना करते हुए आपको ये बताना है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल, ये क्या कहते हैं, अभ्यास के माध्यम से जिसने भी इस अभ्यास को बनाया है, मुझे लगता है यह बच्चों के विकास में बहुत सहायक होगा। क्योंकि पढ़ के समझ के तो आपको जब हम कुछ पढ़ाते हैं तो आपको इशारा करते हैं, संकेत देते हैं, नहीं, आपको मार्ग पे चढ़ने का एक राह देते हैं, राह बताते हैं कि ऐसे चलना है। अगर आप खुद राह पे चलकर आप उस काम को करते हैं तो आप में एक ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये सब सेटअप आप 12 के लेवल के बच्चे हैं, अगर ये सब सेटअप आता है तो आपका क्या कहते हैं, जो भाषा पे एक पकड़ बहुत मजबूत होगी और अपने आप में आपको लगेगा कि हाँ, मेरे में भी ये शक्तियाँ हैं जो इन सब चीज़ों का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। तो ये ज़रूर करिएगा, इसे टालिएगा नहीं। तो इसमें और कुछ है नहीं, अभ्यास के माध्यम से छोटी सी कविता थी, छोटा सा अभ्यास था जो मैंने ख़त्म किया। अगले वीडियो में एक अगले पाठ के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।